कभी कभी सबसे दिलचस्प कहानियां वो होती हैं जहां कोई कोई तलवार नहीं चलती, हाँ। कोई जादू नहीं होता, बस दिमाग की ताकत से ही पूरी बाजी पलट जाती है। बिल्कुल। आज हमारे पास एक ऐसी ही कहानी के सूत्र हैं, विजडम पेव्स द वे नाम के एक नाटक से। ये कहानी है 4 बेरोजगार दोस्तों के जो काम की तलाश में उज्जैन जा रहे हैं। अच्छा। और उनका ये जो सफर है वो एक पहेली में बदल जाता है जब उनकी मुलाकात एक परेशान व्यापारी से होती है जिसका ऊंट खो गया है। और मजे की बात यह है कि ये दोस्त उस ऊंट के बारे में ऐसी बातें बताते हैं जो उन्होंने असल में देखी भी नहीं है। हाँ, यही तो सारा रहस्य है। तो आज हमारी कोशिश यही समझने की है कि सिर्फ अपनी नजरों और सोचने की शक्ति का इस्तेमाल करके ये लोग एक मुश्किल हालात से कैसे निकलते हैं। ये कहानी सिर्फ होशियारी के बारे में नहीं है। नहीं, ये भी बताती है कि दुनिया को देखने का एक अलग नजरिया आपकी किस्मत कैसे बदल सकता है। तो चलिए इस कहानी की परतों को खोलते हैं। जरूर। तो कहानी शुरू होती है 4 दोस्तों से, रामदत्त, शिवदत्त, हरदत्त और देवदत्त। ये लोग 10 दिनों से पैदल चल रहे हैं, थके हुए हैं, लेकिन उज्जैन पहुंचकर काम खोजने का इरादा एकदम पक्का है। और शुरू में ही उनकी बातचीत से मतलब उनके अलग अलग स्वभाव का अंदाजा हो जाता है। हाँ बिल्कुल। जैसे रामदत्त वो थोड़े ज्यादा उम्मीद से भरे हुए लगते हैं। हाँ, उन्हें लगता है कि बस राजा तक पहुंचने की देर है, फिर तो सब ठीक हो जाएगा। वो कहते भी हैं, अगर हम उज्जैन के राजा से मिल सकें तो मुझे यकीन है कि वे हमारी काबिलियत को पहचानेंगे। ये एक तरह का आशावाद है जो किसी भी मुश्किल सफर के लिए मतलब जरूरी भी है। लेकिन हरदत्त उन्हें फौरन जमीन पर ले आते हैं। वो कहते हैं राजा से मिलना कोई आसान काम नहीं है। सही बात है। हमें कोई योजना बनानी होगी। तो वो ग्रुप के प्रैक्टिकल आदमी है। वो जानते हैं कि सिर्फ उम्मीद से काम नहीं चलेगा, एक स्ट्रेटेजी भी चाहिए। और फिर आते हैं देवदत्त, जो मुझे सबसे दार्शनिक लगते हैं। बिल्कुल। जब रामदत्त 10 दिन की थकान की बात करते हैं तो देवदत्त कहते हैं 10 दिन तो एक बड़ी योजना में बहुत छोटा सा समय है। वो हमें याद दिलाते हैं कि बड़े लक्ष्य के लिए सब्र रखना पड़ता है। तो हमारे पास एक सपने देखने वाला है, एक योजना बनाने वाला और एक सब्र रखने वाला। ये एक मजबूत टीम लगती है ना? सही कहा। ये एक दूसरे की कमियों को पूरा करते हैं और इसी टीम वर्क की उन्हें आगे जरूरत पड़ने वाली थी। बिल्कुल। चलते चलते उन्हें जमीन पर ऊंट के पैरों के ताजे निशान दिखाई देते हैं। और यहाँ कहानी दिलचस्प होने लगती है। हाँ, वो सिर्फ निशानों को देखकर आगे नहीं बढ़ते, बल्कि रामदत्त कहते हैं चलो इन पर नजर रखते हुए आगे बढ़ते हैं। ये शायद हमें उससे ज्यादा बता सकते हैं जो आंखों से दिख रहा है। ये एक बहुत जरूरी सोच है। ज्यादातर लोग इसे बस एक निशान समझकर मतलब नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन उन्होंने इसे एक सुराग की तरह देखा और जैसे वो उस पर ध्यान देना शुरू करते हैं, एक बदहवास व्यापारी उनकी तरफ भागता हुआ आता है। पूरी तरह हाँफ रहा है और साफ है कि वो किसी बड़ी मुसीबत में है। व्यापारी उनसे पूछता है कि क्या उन्होंने उसका ऊंट देखा है। अब यहाँ एक बहुत ही अनोखा मोड़ आता है। हाँ, ये चारों दोस्त हाँ या नहीं में जवाब नहीं देते। नहीं, इसके बजाय वो व्यापारी से एक के बाद एक ऐसे सवाल करते हैं जो उसे पूरी तरह से हैरान कर देते हैं। हाँ, ये कहानी का सबसे मजेदार हिस्सा है। रामदत्त पूछते हैं, क्या तुम्हारा ऊंट एक पैर से लंगड़ा है? व्यापारी चौंक कर कहता है, हाँ बिल्कुल। फिर शिवदत्त अगला सवाल दागते हैं, क्या वो दाहिनी आंख से अंधा है? व्यापारी का तो मुंह खुला रह जाता होगा। वो कहता है, एकदम सही, दाहिनी आंख से ही। और सिलसिला यही नहीं रुकता। हरदत्त पूछते हैं, और क्या उसकी पूंछ छोटी है? व्यापारी अब लगभग सदमे में है। और आखिर में देवदत्त पूछते हैं, क्या उसे पेट में दर्द की शिकायत नहीं है? ये सुनकर तो व्यापारी का शक वो यकीन में बदल जाता है। बिल्कुल। और यहाँ पर इंसानी सोच का एक पैटर्न दिखता है। व्यापारी का दिमाग इस बात पर नहीं जाता कि ये लोग इतने होशियार कैसे हो सकते हैं। नहीं, वो सीधे इस नतीजे पर पहुंचता है कि इन्होंने ही मेरे ऊंट को चुराया है। सही बात है। जब हम किसी चीज को समझ नहीं पाते तो अक्सर सबसे आसान या सबसे नकारात्मक नतीजे पर पहुंच जाते हैं। ये मानना कि वो चोर है, ये मानने से ज्यादा आसान है कि वो असाधारण रूप से बुद्धिमान है। ये बहुत दिलचस्प बात है। वो गुस्से में उन्हें धोखेबाज कहता है और राजा के पास ले जाने की धमकी देता है। लेकिन उन चारों का रिएक्शन देखने लायक है। हाँ, वो घबराते नहीं, बहस नहीं करते। वो बस शांति से कहते हैं, ठीक है, हम राजा के पास चलेंगे। ये दिखाता है कि उन्हें अपनी बेगुनाही और अपनी काबिलियत पर कितना भरोसा है। बिल्कुल। उन्हें पता है कि सच्चाई उनके साथ है। वो मुश्किल से भागने के बजाय उसका सामना करने के लिए तैयार है। और इस तरह ये मामला पहुंचता है राजा के दरबार में। अब सीन बदलता है और हम उज्जैन के राजा के दरबार में हैं। व्यापारी गुस्से में अपनी पूरी कहानी सुनाता है और कहता है, महाराज, ये लोग मेरे ऊंट के बारे में सब कुछ जानते हैं, फिर भी कहते हैं कि उन्होंने उसे देखा नहीं। ये पक्के चोर हैं। और यहाँ पर एक अच्छे लीडर की पहचान होती है।
राजा जो कि युवा हैं, वो जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं लेते। नहीं, वो व्यापारी की बातों पर आंख बंद करके भरोसा नहीं करते। वो उन चारों को अपनी बात रखने का पूरा मौका देते हैं। वो सीधे रामदत्त से पूछते हैं, तुम बताओ, तुम इस ऊंट के बारे में क्या जानते हो? और यहीं से उनकी बुद्धिमत्ता का असली प्रदर्शन शुरू होता है। कोई जादू नहीं, कोई दिव्य शक्ति नहीं, सिर्फ और सिर्फ गहरी अवलोकन क्षमता, मतलब डीप ऑब्जर्वेशन। हाँ बिल्कुल। रामदत्त समझाना शुरू करते हैं। चलिए एक एक करके उनके तरीकों को समझते हैं, क्योंकि असली राज तो यहीं छिपा है। हाँ। रामदत्त कहते हैं, महाराज, मैंने जमीन पर ऊंट के पैरों के निशान देखे। 3 पैरों के निशान गहरे थे, लेकिन चौथा निशान बहुत हल्का था। अच्छा। इससे मैंने अंदाजा लगाया कि ऊंट एक पैर पर वजन कम डाल रहा है, यानी वो लंगड़ा रहा है। ये तो वाकई कमाल है। इतना सरल तर्क, लेकिन इस पर ध्यान देने के लिए कितनी पैनी नजर चाहिए। सही कहा। लेकिन अगला सुराग, वो तो और भी हैरान करने वाला था। ऊंट एक आंख से अंधा है, ये कैसे पता चल सकता है? और यही बात उन्हें बाकियों से अलग बनाती है। राजा ने जब शिवदत्त से ये पूछा तो शिवदत्त ने क्या कहा? उन्होंने जवाब दिया, महाराज, मैंने देखा कि ऊंट ने सड़क के सिर्फ बाएं तरफ के पेड़ों के पत्ते खाए थे, जबकि दाहिनी तरफ के पत्ते वैसे के वैसे थे। अरे वाह। इससे साफ था कि उसे अपनी दाहिनी तरफ कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। मतलब उन्होंने सिर्फ ये नहीं देखा कि क्या मौजूद है, यानी खाए हुए पत्ते, बल्कि ये भी देखा कि क्या मौजूद नहीं है, यानी अछूते पत्ते। बिल्कुल। ये तो सोचने का एक अलग ही लेवल है। इसे नकारात्मक साक्ष्य या नेगेटिव एविडेंस से तर्क निकालना कहते हैं। ये बुद्धिमत्ता का एक बहुत ऊंचा स्तर माना जाता है, जैसे शर्लॉक होम्स करते थे। हाँ बिल्कुल वैसा ही, जहाँ आप गैर मौजूदगी से भी जानकारी निकाल लेते हैं। अच्छा, तो ये तो दूसरा सुराग हुआ, लेकिन वो छोटी पूंछ वाली बात का क्या, उसका कैसे पता चला? हरदत्त ने इसका जवाब दिया। उन्होंने कहा, महाराज, मैंने रास्ते में खून की छोटी छोटी बूंदें देखी, जो मक्खियों या मच्छरों के काटने से हो सकती हैं। आमतौर पर एक ऊंट अपनी लंबी पूंछ से उन्हें उड़ा देता है। खून की बूंदों का मतलब था कि जानवर के पास खुद को बचाने के लिए पूंछ नहीं थी या बहुत छोटी थी। ये तो जासूसी की कहानी जैसा लग रहा है ना? हर छोटी से छोटी चीज को एक बड़ी तस्वीर से जोड़ना एक आम आदमी खून की बूंदों को देखकर शायद नजरअंदाज कर देता। बिल्कुल। और आखिर में सबसे मुश्किल पहेली, पेट दर्द का राज। हाँ, ये कैसे पता चला? इसका जवाब देवदत्त ने दिया, जो सबसे शांत और गहरे विचारक लगते हैं। उन्होंने समझाया, महाराज, मैंने ध्यान दिया कि ऊंट के अगले पैरों के निशान जमीन में गहरे धंसे हुए थे, जबकि पिछले पैरों के निशान हल्के थे। अच्छा, ऐसा क्यों? उन्होंने बताया कि ऐसा तब होता है जब कोई जानवर पेट में दर्द की वजह से अपने पिछले हिस्से को सिकोड़कर सारा वजन अगले पैरों पर डालकर चलता है। कमाल है, चारों ने अलग अलग सुराग उठाए और बिना ऊंट को देखे उसकी पूरी तस्वीर बना दी। ये असल में वैज्ञानिक विधि का एक छोटा रूप है। अवलोकन करना, एक परिकल्पना यानी हाइपोथेसिस बनाना, और फिर सबूतों के आधार पर निष्कर्ष निकालना। और राजा का क्या रिएक्शन था? राजा तो उनकी इस तर्क शक्ति से बहुत ज्यादा प्रभावित होते हैं। वो उनकी दलीलों को एकदम सटीक कहते हैं और तुरंत समझ जाते हैं कि ये चोर नहीं है। हाँ, बल्कि असाधारण प्रतिभा वाले लोग हैं। वो व्यापारी की तरफ मुड़कर कहते हैं, तुम्हारे आरोप बेबुनियाद हैं। ये बुद्धिमान लोग हैं, चोर नहीं। तो राजा ने सिर्फ सच और झूठ का फैसला नहीं किया, उन्होंने प्रतिभा को भी पहचाना। बिल्कुल, उन्होंने अनुमानों के बजाय सबूत और तर्क को महत्व दिया। ये एक अच्छे शासक की निशानी है। और फिर वो व्यापारी को अपना ऊंट खोजने के लिए भेज देते हैं। और फिर वो उन चारों को एक ऐसा प्रस्ताव देते हैं जिसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी। क्या? राजा कहते हैं, आप लोगों ने जो बुद्धिमत्ता दिखाई है वो सिर्फ देखी सुनाई बातों से कहीं आगे है। ऐसे तेज दिमाग वाले लोग बहुत कम मिलते हैं और मेरे दरबार में इनकी बहुत जरूरत है। मतलब उन्हें नौकरी मिल गई? नौकरी से कहीं ज्यादा। राजा कहते हैं, मैं आप चारों को अपने सलाहकार के तौर पर नियुक्त करता हूँ। ये तो उनकी यात्रा का सबसे शानदार अंत है ना? वो नौकरी खोजने निकले थे और उन्हें राज्य के सबसे सम्मानित पदों में से एक मिल गया। ये कहानी इस बात पर भी जोर देती है कि असली दौलत सोना चांदी नहीं, बल्कि ज्ञान और सूझबूझ है। बिल्कुल। राजा आगे कहते हैं, आपकी सलाह मेरे फैसलों में मेरी मदद करेंगी और आपकी सूझबूझ मेरे राज्य का भला करेंगी। ये एक तरह से दिखाता है कि कैसे मौके अप्रत्याशित तरीकों से आते हैं। सही कहा। वो राजा से मिलने की योजना बना रहे थे, लेकिन उनकी काबिलियत ने ही राजा को उन तक पहुंचा दिया। उनकी क्षमता ही उनकी सबसे अच्छी स्ट्रैटेजी बन गई। तो कुल मिलाकर ये कहानी हमें दिखाती है कि कैसे चार लोगों ने
सिर्फ अपनी तेज नजरों और तर्क का इस्तेमाल करके अपनी किस्मत बदल दी। ये सिर्फ एक मजेदार कहानी नहीं है, बल्कि इस पर एक टिप्पणी भी है कि ज्ञान को कैसे महत्व दिया जाना चाहिए और प्रतिभा को कैसे पहचाना जाना चाहिए। तो इसका हमारे लिए क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि सच्ची बुद्धिमत्ता सिर्फ किताबी ज्ञान या फैक्ट्स रटने में नहीं है। असली बुद्धिमत्ता अपने आसपास की दुनिया को गहराई से देखने, पैटर्न्स को पहचानने और उन नतीजों को निकालने में है जो सतह के नीचे छिपे होते हैं। जैसे इन चारों ने जानकारी के छोटे छोटे टुकड़ों को जोड़कर एक पूरी कहानी बना दी। बिल्कुल। ईमानदारी से कहूँ तो अगर कोई मेरे खोए हुए पालतू जानवर के बारे में इतनी सारी सटीक बातें बता दे तो शायद मेरा पहला शक भी उसी पर जाता। हाँ, सही बात है। व्यापारी की प्रतिक्रिया हालांकि गलत थी, पर थोड़ी समझ में आती है। ये एक बहुत अच्छा पॉइंट है। हम अक्सर उस चीज से डरते हैं या उस पर शक करते हैं जो हमारी समझ से बाहर हो। हाँ, ये कहानी हमें धीमा होने और वास्तव में देखने के लिए भी कहती है। हम अक्सर अपने जीवन में चीजों को बस सरसरी तौर पर देखते हैं, विवरणों पर ध्यान नहीं देते। सही। उन युवकों ने जो किया वो कोई सुपर पावर नहीं थी, ये एक ऐसा हुनर था जिसे कोई भी विकसित कर सकता है। ध्यान देने का हुनर, सवाल पूछने का हुनर और बिखरे हुए बिंदुओं को जोड़ने का हुनर। ये हमें सोचने के लिए एक दिलचस्प सवाल पर छोड़ जाता है। क्या? कि हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में ऐसे कौन से विवरणों को नजरअंदाज कर रहे हैं? अगर हम सच में रुक कर देखें तो हमारे चारों ओर के निशान हमें कौन सी अनकही कहानियां बता सकते हैं? ये सोचने वाली बात है। शायद सबसे बड़े मौके या समाधान हमारे ठीक सामने छिपे हैं, बस हमारे ध्यान देने का इंतजार कर रहे हैं।